यूनिट 4 टेलर्स थ्योरम का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है बस, तो इसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। तो डायरेक्टली बिना किसी बात के आ जाइए क्लास के अंदर। सम प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, याद रखना क्या कर रहे हैं हम, टेलर्स थ्योरम यूनिट नंबर 4, और उसकी लास्ट क्लास है ये। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी, फिर करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। वो भी जब करेंगे आपको पहले पीवाईक्यू पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलर्स थ्योरम की, पहले आप उनको सोल्व करना, फिर जो क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी उन क्वेश्चंस की एक क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है सम प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब एक एक चीज है, एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा और उसी डायग्राम से जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्लियर कर दी जाएंगी। तो इससे आपको ये समझना है कि कौन सी जो चीज है उसको हम डायग्राम में देख के समझेंगे कि जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगी। जैसे ये कोई कर्व है भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई कर्व है। अच्छा, इस कर्व पे कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस तरह से ड्रॉ किया कि इस टेंजेंट को टच कर दिया एक्स एक्सिस पे, और ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है पॉइंट T पर। ठीक है, अच्छा, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की हमने इसी पॉइंट से, जो कि कहलाती है नॉर्मल, नॉर्मल टू दिस कर्व एट पॉइंट P। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा इस टेंजेंट से। ठीक है, और इसको भी वहां तक एक्सटेंड किया जहां तक ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है और उस पॉइंट का नाम रख दिया N। ठीक है, अच्छा, अब इसी पॉइंट P से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और पॉइंट का नाम रख दिया Q। ठीक, अच्छा, ये जो पॉइंट P है इसका कोई x कोऑर्डिनेट और x कोमा y होगा, तो P पॉइंट को रख दिया नाम x कोमा y। ठीक, क्योंकि हम x और y कोऑर्डिनेट प्लेन ले रहे हैं। ओके, अच्छा, ये एंगल जो है ये एंगल ले लिया थीटा, दिस इज थीटा एंगल। क्लियर? अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि पूरा एंगल वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे ये थीटा है, ये एंगल 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री था और ये इतना एंगल 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और ये थीटा है, ये एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। और ये 90 और ये थीटा, तो ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा, 90 प्लस थीटा के। और वैसे भी एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, टोटल 180 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, करके देख लेना। तो एक बार मैंने आपको ये सारा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है, अब एक एक करके आगे बात हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है dy अपॉन dx। ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, लिख भी देता हूं मैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना हो इस y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, तो वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। और इसी dy अपॉन dx को या tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स कोमा वाई। ये जो dy अपॉन dx आएगा, यानी कि जो tan थीटा आएगा, उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब ये जो मेरा टेंजेंट इस पे ड्रॉ किया गया है, इसकी जो स्लोप है, झुकाव है एक्स एक्सिस पर, यानी कि जो tan थीटा की वैल्यू है, तो वो उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू वाई। पॉइंट x इज इक्वल टू वाई पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है वो होगी dy अपॉन dx tan थीटा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट देखो, P इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द कर्व। P मैंने कोई भी पॉइंट लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हुआ है कर्व पर, मतलब ये पॉइंट P हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो PT लेंथ होगी ना, PT लेंथ, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस वाली लेंथ को, जो टेंजेंट की लेंथ है एक्स एक्सिस से, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, PN जो लेंथ होगी, ये जो PN लेंथ होगी, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। अच्छा, जो TQ लेंथ होगी, ये TQ, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की साइड है ना TQ, तो इस TQ की लेंथ को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और ये जो QN है ये नॉर्मल की साइड है, तो इस QN को बोलेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बस अब इनकी लेंथ निकालने को बोलेगा, वो निकाल देना आप।
इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों से चाहो तो फॉर्मूलों से निकाल सकते हो, और नहीं ट्राइंगल और लेंथ पाइथागोरस थ्योरम इनका यूज करके चाहो तो इनका यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले क्यों याद करने जरूरी है सर? फिर तो नॉर्मली निकाल देंगे। भाई फॉर्मूले याद करने इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, टेन थीटा जो है लेंथ, जो टेन थीटा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसकी स्लोप जो है एक्स एक्सिस के साथ वो 90 माइनस थीटा है ना। अभी अभी हम करके आए हैं भाई, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात भी हमें पता है कि जो टेंजेंट है और नॉर्मल है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इसकी जो स्लोप है वो इसका जो झुकाव है वो इसका एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका झुकाव होगा टेन थीटा, और इस नॉर्मल का जो झुकाव है एक्स एक्सिस के साथ वो है 90 माइनस थीटा। तो वो कैसे निकलेगा झुकाव, स्लोप वो टेन 90 माइनस थीटा करके निकलेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है टेन थीटा और स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है टेन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। तो भाई एंगल जो है हमेशा इस डायरेक्शन में ना नप के और इस पॉजिटिव डायरेक्शन में हम ऐसे नापते हैं, तो इसका जो झुकाव है इसका तो वो 90 प्लस थीटा एंगल लगेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा 10 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा बोलो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कोट थीटा, और 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो चेंज होगी ट्रिग्नोमेट्री 10 से कोट में और नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर? अच्छा अगर 10 में डिस्कस किया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल के आई 10 90 प्लस थीटा जो कि इक्वल होगी माइनस कोट थीटा के। अगर मैं केवल dy बाई डी एक्स में बात करूं तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी ना वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई थी उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल होगी, मतलब इसका नेगेटिव कर दो और रेसिप्रोकल कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। मतलब सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो और उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। इस सिंपल सा फॉर्मूला। तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगी, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x1 कोमा y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x1 कोमा y1 इज, टेंजेंट लाइन कौन सी है, यही तो है टेंजेंट लाइन। ठीक है, और इसी टेंजेंट लाइन पर कोई पॉइंट दे दिया मान लो x1 कोमा y1, और आपको दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट तो x कोमा y है और एक और पॉइंट इस लाइन पर दे दिया x1 कोमा y1, तो दो पॉइंट मिल गए, तो टू पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, और इसकी स्लोप dy अपॉन dx है, x माइनस x1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x1 कोमा y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब आ जाइए आगे, अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, जो नॉर्मल वाली लाइन है उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, अगर पॉइंट x1 कोमा y1 उस पे गिवन है तो सेम y माइनस y1 और इसका स्लोप नेगेटिव का रेसिप्रोकल होता है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन थी, मतलब माइनस वन अपॉन dy अपॉन dx इसका स्लोप होगा इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्लियर? अब अगर वो डायरेक्ट पूछ ले आपसे फॉर्मूला, अगर देखो फॉर्मूला पूछ ले तो आपको फॉर्मूला बताना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इसका जुगाड़ बता देंगे डायरेक्टली, आपकी उसका जो डायग्राम बना के और डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, डायग्राम से ही नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा आपको। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ लेता, बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और बहुत ही आसान है। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बताया था पीटी के इक्वल होगा, है ना, जो ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी के इक्वल होगा। इसके लिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकालने के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट का y अपॉन डी एक्स का मोड और अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो pn निकालना है तो अब की बार सिंपल y का मोड होगा और अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, सिंपल लेंथ ऑफ टेंजेंट में y अपॉन dy अपॉन डी एक्स का मोड और अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल में मोड y मतलब y का मोड और अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, खत्म। ठीक है, अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछ ले तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट देखो पहले, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में इसको हटा देंगे, केवल यही है y अपॉन डी एक्स का मोड, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में मोड y लिखेंगे, मतलब y लिखेंगे मोड के अंदर और dy अपॉन डी एक्स गुणा कर देंगे,
और इसका मोड ले लेंगे, मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तो y/dy/dx और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में गुणा हो जाएगा ये dy/dx। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, याद कर लेना बस, खत्म, इतनी सी बात थी। अच्छा, अब इसी पे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप इसको नॉर्मली, जैसे मैं अब फॉर्मूले से सोल्व नहीं करवाऊंगा, फॉर्मूले से सोल्व आप करके देखना, मैं इसको देखना दूसरे तरीके से सोल्व करवाऊंगा बिना फॉर्मूलों के। फॉर्मूले तो इसलिए बताए हैं कि भाई पेपर में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले तो आप कैसे करोगे। तो देखो क्वेश्चन, फॉर कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मुझे ये कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द फॉलोइंग एट पॉइंट 1,3, और कोई पॉइंट दे दिया इस कर्व पे 1,3, 1,3 है ये, ध्यान रखना भाई, पॉइंट नहीं है 1,3। तो हमें क्या क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मतलब ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन निकालनी है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले एक बात बताओ भाई, ये कर्व मैंने बना ली, जो कर्व मुझे गिवन है, ठीक है, अपनी मर्जी से कैसे भी कर्व बना ली। अच्छा, इसका नाम लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इस पे कर्व पे कोई पॉइंट गिवन है 1,3, वो मैंने बना लिया। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को काटता होना चाहिए इस एन पॉइंट पर, आगे तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इस पर ही पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और ये नॉर्मल 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ये पॉइंट ले लिया Q, ठीक। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसका मतलब इतनी लेंथ इसकी 1 है, तो इसका मतलब इस Q का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट वो 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पॉइंट निकल के आ गया मेरे पास 1,0। इतनी बात बिल्कुल हर एक बच्चे को क्लियर होगी। तो सबसे पहले मैं इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, dy/dx, और dy/dx में ये पॉइंट पुट कर देना, तो इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो मैंने निकाला dy/dx, तो ये आया 2x, और इसमें ये जो पॉइंट है 1,3, ये जो पॉइंट P है, इस पर स्लोप निकालनी है, तो इसको, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो dy/dx में, तो पुट करेंगे तो 2 आएगा, मतलब इसकी स्लोप कितनी आ गई, इस टेंजेंट की 2 आ गई। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होगी, इसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर दो, तो इसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल करोगे तो -1/2 आ जाएगी। ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस नॉर्मल की स्लोप, बस खत्म। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो एक पॉइंट आपके पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है 2 x माइनस x1, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो नॉर्मल का पॉइंट है 1,3 है ना, इसी नॉर्मल पे भी तो ये पॉइंट 1,3 है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसकी स्लोप कितनी है नॉर्मल की, -1/2 इंटू x माइनस 1 हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गई। अब सी पॉइंट क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, मतलब इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी ये बताओ। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मतलब इतनी लेंथ निकालनी है, क्या होगी, तो उसके लिए अगर आपको ये कोऑर्डिनेट मिल जाए, एन कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो आपकी बात बन जाएगी। और इस एन कोऑर्डिनेट में एक्स की कोई वैल्यू होगी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, इतनी बात आप समझ रहे होगे, है ना, एन पॉइंट की। तो पुट y इज इक्वल टू 0, और इस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या है, इस पूरी लाइन की इक्वेशन है ये, तो इसके अंदर मैं y को 0 पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो एन कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा, x की वैल्यू अगर मिल गई तो y की वैल्यू 0 पुट करके इस इक्वेशन में वहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, मतलब n कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, -1/2, 0, और ये पॉइंट 1,3 था। इसकी लेंथ निकाल दो, लेंथ निकालनी आपको आती है, दो कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उनकी लेंथ कैसे निकलती है, तो लेंथ हो जाएगी √y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये आ जाएगी लेंथ, ठीक है, और इसका √, तो ये pn लेंथ आ गई, ठीक। उसी तरह से अगर ये लेंथ निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो गिवन है, तो ये जो पॉइंट निकालना पड़ेगा मुझे, और इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस लाइन की इक्वेशन में y 0 पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो ये पॉइंट हो गया 7,0, ये 1,3, तो 2 पॉइंट हो गए, तो लेंथ निकाल लो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सब चीज ऐसे ही निकल जाएंगी। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, अब ये वाला पॉइंट आपके पास है ही 1,0, तो इसकी लेंथ निकाल दो 2 पॉइंट से, और इसकी लेंथ निकाल दो 2 पॉइंट से, डिस्टेंस फॉर्मूला से, √y माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो d तक तो हो गए थे, e और f भी हो जाएंगे, ये देख लो e और f, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक। अब एक
और एक फॉर्मूला है, अगर कोई दो कर्व गिवन हो तो उनके बीच का हम इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना, और पेपर में बहुत पूछा जाता है ये। केवीएस एनवीएस में तो इस पे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछता रहता है इस पे कि भाई दो कर्व हैं, उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो बताओ। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, और डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाता है। देखो कैसे, मैं सिखाता हूँ इसको, पहले आपको एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद फिक्स्ड पॉइंट है, बस काम खत्म हो जाएगा फिर। देखो भाई ध्यान से देखना, बड़े आराम से करवाऊंगा इसको। ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, ये वाली जो कर्व है ना, इस पे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे ये वाली कर्व भी इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना इसकी पे, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इस कर्व पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से वो होगा θ1, और इस वाली जो कर्व का टेंजेंट होगा उस, ये वाली जो कर्व है इस पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ वो होगा θ2, हमने नाम रख लिए। और जो इनके बीच का एंगल है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों कर्व के बीच का, वो एंगल होगा θ। क्लियर। अच्छा एक बात बताऊं, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जो θ2 है वो किसके बराबर होगा, θ1 प्लस थीटा के बराबर होगा ना, θ2 इज इक्वल टू θ प्लस θ1। ठीक, तो हमें निकालना तो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, θ2 माइनस θ1 के। इस θ1 को उधर ले जाओ, θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। और अगर मैं दोनों तरफ टेंजेंट ले लूं इनके, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो टेंजेंट θ2 माइनस θ1 का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट θ2 माइनस टेंजेंट θ1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट θ2 डॉट टेंजेंट θ1, है ना। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, खोल के लिख दिया। अच्छा, टेंजेंट θ2 मतलब स्लोप ऑफ दिस सेकंड कर्व, तो टेंजेंट θ2 का मतलब क्या है भाई, जो सेकंड कर्व की स्लोप होगी, है ना। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप, और स्लोप को हम m1 m2 से डिनोट करते हैं, तो इस वाली स्लोप को हम m1 से डिनोट कर लेंगे टेंजेंट θ1 को, और टेंजेंट θ2 को हम m2 से डिनोट कर लेंगे। तो इसकी जगह पे लिख दिया m2, इसकी जगह पे लिख दिया माइनस m1 और 1 और प्लस m2 इंटू m1। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स का। क्या निकल के आया, देखो, इफ थीटा इज एंगल देन पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो एन एंगल। और अगर आप थीटा एंगल लेके निकालते हो इनके बीच का, अगर आप जैसे टेन थीटा आपने निकाल लिया, ठीक है, और थीटा की वैल्यू आपने बताई, लेकिन थीटा ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आपको पाई माइनस थीटा ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि अगर इसके बीच का एंगल थीटा है ना, तो हो सकता है पाई माइनस थीटा भी इनके बीच का एंगल हो भाई। समझ रहे हो बात को, इफ थीटा इज एंगल देन पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो एन एंगल। तो टेन थीटा निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, या तो m2 माइनस m1 करो या m1 माइनस m2 करो, और मोड है तो वो नेगेटिव को वो पॉजिटिव ही बना देगा। ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हो, ऐसे लिख के भी वो फॉर्मूला दे सकता है और ऐसे लिख के भी दे सकता है, और मोड लगा लेना इसके, तो यहाँ पर भी हम मोड लगा देते हैं, लो मोड। ठीक, क्योंकि एंगल पॉजिटिव लेना है हमको, जो निकालेंगे हम वो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आनी चाहिए, m1 माइनस m2 का मोड अपॉन 1 प्लस m1 m2। इज इट क्लियर, बात मेरी समझ में आ गई भाई। ठीक है ना। नोट है, देखो नोट, टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल इफ, कोई भी दो कर्व्स हैं ऑर्थोगोनल कब मानी जाएंगी, जब उनके स्लोप को प्रोडक्ट, भाई इसकी जो पहली कर्व का स्लोप है और जो दूसरी कर्व का स्लोप है, उनके दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा हो ना, तो हम कह देंगे कि दोनों कर्व्स जो है वे आपस में ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दो कर्व्स ऑर्थोगोनल कब होंगी, जब m2 इंटू m1 -1 के बराबर होगा। ठीक, अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक अच्छा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर हमारा एक और फिक्स्ड पॉइंट वाला नेक्स्ट टॉपिक बचेगा इजी सा, उसको हम कर लेंगे। देखो, कंसीडर द कर्व्स y1 इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y2 इज इक्वल टू कोस एक्स। ये दो कर्व हमने ले ली, x बिलोंग टू 0,π/2, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम। और इन दो कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिंपल है बिल्कुल, क्या है सर, देखो यहाँ पर क्या है साइन एक्स और ये क्या है कोस एक्स। तो साइन एक्स बराबर में कोस एक्स क्यों पुट कर रहा है भाई, एक बात बताओ आप,
साइन एक्स बराबर में कोस एक्स क्यों पुट किया इसने? कंसीडर द कर्व्स y1 इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y2 इज इक्वल टू कोस एक्स। ये दो कर्व इसने दे दी, x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम। और इनके बीच का इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम निकालना है। तो एक बात बताओ, जैसे ये दो कर्व्स थी, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये जो दो कर्व्स हैं, अगर इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे चाहिए। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैंने इन दोनों कर्व्स को बराबर पुट कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट वही पॉइंट तो होगा ना जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व्स बराबर वैल्यू देंगी। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स और कोस एक्स को बराबर पुट कर दिया। ठीक है, कोस एक्स को नीचे ले आए, इसका मतलब टेन एक्स इज इक्वल टू 1। और एक बात बताओ, 0 से पाई बाई 2 के बीच में टेन एक्स की वैल्यू 1 किस पॉइंट पर बनती है? पाई बाई 4 पर बनती है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 4। इज इट क्लियर? तो पाई बाई 4 यहां पर वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। सो टेन एक्स की कितनी वैल्यू? 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया? पाई बाई 4। पाई बाई 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। अब हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे। तो पहले हमने निकाल लिया डी वाई वन अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा कोस एक्स, और x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब जैसे ये सेकंड कर्व थी y2, और इस पे हम इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे डी वाई टू अपॉन डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा, पाई बाई 4 इसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1 बाई रूट 2। तो एक का स्लोप m1 निकल के आ गया, ये m2 निकल के आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो टेन थीटा की वैल्यू, मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? टेन थीटा मोड m1 माइनस m2। तो m1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 m2, सोल्व कर देना 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक, और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो हमें तो थीटा चाहिए, लेकिन इनके बीच का एंगल चाहिए, टेन थीटा थोड़ी चाहिए, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 2 रूट 2। ठीक, और ये एक्यूट बाय डिफॉल्ट, एक्यूट, अगर एक्यूट बाय डिफॉल्ट ये एंगल एक्यूट एंगल निकलता है, लेकिन उसने ये एंगल ना दे के ऑप्शन में और ये ऑप्शन में दिया हुआ हो, तो फिर आपको समझ जाना है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन में ना मिले तो फिर पाई माइनस टेन इनवर्स 2 रूट 2 मिलेगा ऑप्शन में, ऑब्ट्यूस वाला। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक लास्ट चीज बचती है, फिक्स्ड पॉइंट वाला टॉपिक, और इसमें 3 ही नोट है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा अभी की अभी क्वेश्चन करके, और फिर हमारा काम हो जाएगा फिनिश। ठीक, तो बस 20 मिनट की, 20-25 मिनट की ये क्लास और होगी, तो बने रहिए मेरे साथ, बस पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ हम इस पूरी यूनिट को फिनिश कर देंगे आज की आज। ठीक है भाई, तो एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप आगे बढ़िए। एक बार खुद रीड करो भाई, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। देखो क्या चीज है, फिक्स्ड पॉइंट के बारे में शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जिस पॉइंट पर हो जाए उस पॉइंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, और इसी फिक्स्ड पॉइंट से 3 बातें निकल के आती हैं। इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। और यही एफ डैश एक्स अगर 1 से छोटा हो, 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, तो 3 कंडीशन बनती हैं इसी फिक्स्ड पॉइंट के अंदर। भाई फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और अगर ये एफ डैश एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो एफ डैश एक्स 1 के इक्वल आता है। अब इसके अंदर 3 कंडीशन बनती हैं, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आए, एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1 आए, और एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन, ठीक है, कोई एक नहीं, मतलब कोई भी कंडीशन होगी तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये नोट बताएगा। देखो, इफ एफ सच दैट आर टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इज लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर,
देन एफ एक्स हैज यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 1 निकल के आ गया तो हम कहेंगे कि एफ एक्स हैज यूनिक फिक्स्ड पॉइंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। if f such that r to r is a differentiable function such that f dash x is greater than 1 for all x belong to r, then fx has unique fixed point। लेस देन 1 है तो भी यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, ग्रेटर देन 1 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो भी यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। तीसरा केस, इफ f such that r to r is a differentiable function such that f dash x is equal to 1 for all x belong to r, then fx can have either all points as fixed points or no point as fixed point। अगर एफ डैश एक्स प्रॉपरली 1 के बराबर मुझे मिल रहा है ना, तो या तो उसके सारे के सारे पॉइंट्स फिक्स्ड होंगे या फिर कोई भी पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा। और अगर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो पक्का यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 1 है तो पक्का यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 है तो सारे के सारे पॉइंट्स उसके फिक्स्ड पॉइंट होंगे या फिर एक भी पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा। बस यही नोट था ये। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखो कितना मजा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करो भाई। हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 आर देयर। क्या बताना है, कितने सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं। सो आप समझ जाना देखते ही कि ये फिक्स्ड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, और आपको करना क्या है, एफ एक्स को पहले x के इक्वल लेके आना है। और आपने देखा अगर मैं एफ एक्स को साइन एक्स बाई 2 मान लूं कुछ देर के लिए, तो ये तो साइन एक्स बाई 2 को तो x के इक्वल अपने आप ही दे रखा है इसने। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इसने अपने आप ही दे रखा है, तो हमें एफ एक्स किसको मानना पड़ेगा, साइन एक्स बाई 2 को मानना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट वाली डेफिनेशन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेना होता है। मतलब x को एक तरफ रखो और जो बच जाए इक्वल टू के दूसरी तरफ उसको एफ एक्स मान लो। तो मैंने यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 को एफ एक्स मान लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 कोस एक्स बाई 2 डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये एक बात आप समझ सकते हो कि जो कोस एक्स बाई 2 है, ये जो चीज है ये 1 से छोटी होगी, है ना, और इसका हाफ कर रखा है इसने, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। चाहे कोई भी एक्स पुट कर दो भाई, कोस एक्स तो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1, और इसको 2 से और डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन 1 ये वैल्यू निकल के आएंगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। और यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आगे क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e की पावर x प्लस 4x इज इक्वल टू -1000 आर देयर। और मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसा करना है कि एक साइड में x बच जाए और बाकी सब चीज दूसरी तरफ ले जाओ। अगर आपको ये बताना है ना किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो गया, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, और फिक्स्ड पॉइंट का यूज करना चाहते हो आप, तो x को एक साइड रखो, बाकी सारी चीज को दूसरी तरफ ले जाओ। तो मैंने क्या किया, वैसे तो मैं ऐसे भी कर सकता था e की पावर x प्लस e की पावर, यहाँ पे x छोड़ देता और 3x को उधर ले जाता, लेकिन क्या किया है अभी, इस 1000 को मैं इस तरफ ले आया और दोनों तरफ x जोड़ दिया। वो कुछ भी कर लो आप, वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक यहाँ पर x रख लेते और माइनस और 3x को दूसरी तरफ ले जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी आंसर यही आता। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया हुआ है, इस 1000 को मैं ले आया इस तरफ और लेफ्ट उधर 0 बच जाएगा, दोनों तरफ x जोड़ दो तो यहाँ पे बन जाएगा e की पावर x प्लस 5x प्लस 1000 और दूसरी तरफ x। तो इस चीज को हम fx मानेंगे क्योंकि fx इज इक्वल टू x रखना होता है हमें। तो ये चीज निकल के आ गई fx, इसका डेरिवेटिव करो ये आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो 5 है जोड़ रखा 5 ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा ना, तो ये जो चीज है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आ गई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू दे सकता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 भी नहीं देगा, ये 0 से बड़ी बड़ी वैल्यू देगा हमेशा। और 5 और जोड़ दिया तो इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ये वैल्यू है। और अगर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, सो फंक्शन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। खत्म। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, इफ एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है 2 से 2.5 के बीच में गिवन है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, देख लो। एफ डैश एक्स है वो 1 से बड़ा है, 2 से 2.5 के बीच में है ना, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। बस इतनी सी बात थी। अब नेक्स्ट देखो, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन आर,
such that f dash x is between -50 to 1/50, then number of different solutions of fx is equal to 3/2x plus 10 की पावर 10 is। तो इस fx के कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे? तो एक बात आपको, ये fx है, ठीक है भाई, fx की वैल्यू ये है और इसका जो डेरिवेटिव है वो -50 से 1/50 के बीच में है। तो इसका मतलब जो f डैश x है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और ये लिमिट निकालनी आपको आती है, नीचे कोई भी पोलिनोमियल हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, एल हॉस्पिटल लगाएंगे और कटते कटते ये नीचे वाला पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ई की पावर का एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहता है ना। और ये एल हॉस्पिटल लग लग के ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगी। ऐसा क्यों हुआ? ये लिमिट में सिखाया हुआ है कि जो एक्सपोनेंशियल है वो हमेशा डोमिनेटिंग रहता है पोलिनोमियल से, तो डोमिनेटिंग रहता है तो ये डोमिनेट करेगा, ये एल हॉस्पिटल लग के खत्म हो जाता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। ये सारी चीजें आपको सिखाई हुई हैं। अब इस पे क्वेश्चन देखो क्या है। इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन आर सच दैट एफ डैश एक्स इज बिटवीन 50 to 5000, देन नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस एफ एक्स। तो हमने क्या किया, एक एक्स को इधर छोड़ दिया, बाकी सबको उधर ले गए, मतलब एफ एक्स -5000 एक्स और माइनस साइन एक्स बाई 2, और एक एक्स को इधर छोड़ दिया क्योंकि 5000 एक एक्स था, ठीक है। तो अब मैं जो फंक्शन कंसीडर करूंगा ना, इसको कंसीडर करूंगा, तो मैंने इसको मान लिया जी एक्स और इसका निकाल लिया डेरिवेटिव। इसका जब हम जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, ये -5000 आ जाएगा और ये -1/2 कोस एक्स बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और जो मेरा एफ डैश एक्स है वो 5000 से छोटा है, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं लेस देन 5000 लिख सकता हूं, और ये -5000 ऑलरेडी है, ये लिख लिया। और ये जो कोस एक्स बाई 2 है, इसका आपको पता ही है, ये कोस एक्स बाई 2 लेस देन 1 होगा, तो लेस देन 1 होगा और ये -1/2 है, तो यहां पर क्या कर दो, कोस एक्स बाई 2 जो है, यहां पर एक बात बताओ भाई, ये जो माइनस वाला साइन है ये माइनस ही नहीं रहेगा? अगर ये कोस एक्स बाई 2 तो हमें पता है लेस देन 1 होगा, तो ये साइन करो, ठीक, माइनस आएगा यहाँ पर, तो माइनस भी आ गया, तो ये तो कट के हो गया 0, ये -1/2 हो गया। तो इसका मतलब ये जो जी डैश एक्स है ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आया, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा इस चीज का, जो ये फंक्शन हमने लिया था इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो दिस जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो ये मेरी ये चीज थी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आ जाओ नोट, एक और नोट निकल के आ रहा है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर नोट क्या है, ऑलवेज शिफ्ट ई की पावर एक्स टू अदर साइड, ई की पावर एक्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो अगर इक्वेशन इस तरह की हो तो, मतलब कोई पोलिनोमियल गिवन हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट के गुणा में हो, माइनस ई की पावर एक्स हो बराबर में 0, तो इस केस में हमको क्या करना है, ई की पावर एक्स को दूसरी साइड शिफ्ट करना है, ठीक। और जो पोलिनोमियल पी एक्स है ना, ये एक मोनिक पोलिनोमियल होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज 1, और मोनिक पोलिनोमियल वो होता है जिसका हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट 1 हो, हैज अ सॉल्यूशन इफ, तो उसका सॉल्यूशन कब होगा और कब सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये ट्रिक है भाई, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन, इसके एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, क्या है कि अगर इस तरह की इक्वेशन दे दे जहां पर जो पी एक्स है वो मोनिक पोलिनोमियल होना चाहिए, मोनिक पोलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन कब होगा, इफ दिस पी एक्स इज ऑफ इवन डिग्री, अगर ये पी एक्स इवन डिग्री का हो और ये जो के इसके साथ गुणा में अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो सॉल्यूशन होगा। मतलब पोलिनोमियल इवन डिग्री वाला तो के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए, अगर पोलिनोमियल ऑड डिग्री वाला है तो के लेस देन 0 होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए। अगर पी एक्स इवन डिग्री वाला और के लेस देन 0 सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर पी एक्स इवन डिग्री वाला है, अगर पी एक्स ऑड डिग्री वाला है और के ग्रेटर देन 0 तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इवन डिग्री के लिए के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑड डिग्री के लिए के लेस देन 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपने देख लिया, तो ये जो पोलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर है और मोनिक पोलिनोमियल है पी एक्स, इसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन आप तो कहोगे -1 है, तो ये -1 भाई के का काम कर रहा है -1। अच्छा, इसकी डिग्री इवन है, ये भी आपको पता चल गया कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री इवन है, और इवन है तो इस के को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था जब सॉल्यूशन होता, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, लेस देन 0 है, तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन।
शिफ्ट दिस ई की पावर एक्स टू द अदर साइड ले गए हम। सो दिस मतलब या तो एक साइड ले आओ, चलो मतलब ये अलग अलग साइड है ना, तो एक साइड ले आए हम इसको, ई की पावर एक्स को दूसरी साइड लेके जाना है। याद रखना ई की पावर एक्स को शिफ्ट करना है आपको, शिफ्ट ई की पावर एक्स टू द अदर साइड, इसको मत शिफ्ट कर देना, समझ रहे हो बात। चलो करके देखते हैं, इसको शिफ्ट करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स हो जाएगा, और फिर उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा के, और के ग्रेटर देन जीरो आ गया तो फिर इसके हिसाब से सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। बट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं है, तो आपको हमेशा ई की पावर एक्स को शिफ्ट करना है दूसरी साइड, समझ रहे हो बात को। इसको नहीं छेड़ना, जो ये दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर ही रखना है, और शिफ्ट करेंगे ई की पावर एक्स वाली चीज को। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया भाई, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो। और ये जो पोलिनोमियल है ये इवन डिग्री का है, मोनिक पोलिनोमियल, केवल पी एक्स को अगर मैं देखूं तो, और ये जो के है ये लेस देन जीरो है, ठीक। और अगर इवन डिग्री का मोनिक पोलिनोमियल हो तो उसका कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट मोनिक पोलिनोमियल एयर के इज लेस देन जीरो, सो नो सॉल्यूशन, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स एज अ सॉल्यूशन, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं भाई। तो मैंने क्या बताया, एक्स को नहीं छेड़ना, ई की पावर एक्स को दूसरी साइड लेके आना, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो बन जाएगी। और इसमें इसकी डिग्री कितनी है, ओड है, वन है ना, तो डिग्री ओड है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, वन है, तो मतलब डिग्री ओड है और के ग्रेटर देन जीरो है, और ओड के लिए तो के लेस देन जीरो होना चाहिए था, तो इसका भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और इसको ही अगर मैं डायग्राम से करवाऊं तो इस ई की पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। तो देखो ये इक्वेशन, ये लाइन जो है आपस में कभी नहीं टकराएंगी, तो इनका कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। तो दोनों तरह से, अब इसका तो आपको पता था तो इजीली आप कर पाए, लेकिन कोई मुश्किल से लिख दे इसी तरह से पोलिनोमियल और ये इक्वेशन, तो उसको आप इस तरह से टैकल आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और सेम ये देखो, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऊपर की तरफ, और ये एक्स यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, तो इसका नो सॉल्यूशन ग्राफ से भी पता लग गया आपको, और इस ट्रिक से भी पता लग गया। देखो जब मैं ये ट्रिक करवा रहा था ना, शायद मैंने आपको यहाँ पे ये बोल दिया कि ई की पावर एक्स को दूसरी साइड, मतलब ऐसे गिवन हो ई की पावर एक्स को दूसरी साइड, नहीं ऐसे नहीं करना, ई की पावर एक्स को उठा के सेम साइड लेके आना है, ठीक है। मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपनी बात को, हमने एग्जाम्पल से भी सीख लिया, ई की पावर एक्स को उठा के उस पोलिनोमियल की साइड लेके आना, पोलिनोमियल को नहीं छेड़ना। इज इट क्लियर, बात क्लियर हो गई, पोलिनोमियल को नहीं छेड़ना, ई की पावर एक्स को उठा के दूसरी साइड लेके आना है। चलो एक और, ये तो इजी इजी से थे, एक अच्छा क्वेश्चन और करवाता हूं इसी के ऊपर, मजा आएगा आपको। ये लो, क्या गिवन है भाई, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, ये सब गिवन है, हैज अ सॉल्यूशन, क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो चलो देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इसी की पावर एक्स को उठा के दूसरी साइड लेके आओ, तो इसकी साइड हम लेके आ गए, इसको एज इट इज रखा, इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर। तो हमें इस पोलिनोमियल को पहले मोनिक पोलिनोमियल बनाना पड़ेगा, मोनिक पोलिनोमियल, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए पहली बात तो, ठीक। लेकिन इसका कोफिशिएंट तो 1001 है, या फिर पूरे में से कोई कॉमन आ जाए जब ये मोनिक पोलिनोमियल बन जाए। तो मोनिक बनाने के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया, 1001 पूरे में से कॉमन लेके और उसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, जीरो बना दिया, तो पूरे को मैंने 1001 से डिवाइड कर लिया। अब क्या बन गया, ये मोनिक पोलिनोमियल बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। और ये इवन डिग्री का मोनिक पोलिनोमियल है, और इसमें के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, इवन डिग्री है और के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हैज अ सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक। अब मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन लास्ट है इस यूनिट का, लास्ट क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून is increasing at the rate of 5 meter per second, then the rate at which its volume is increasing when its radius is 100 meter is equal to, ये बताना है भाई। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो चीज हमें गिवन है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। देन द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम हमें पता है स्फेयर की क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें निकालना है कि किस रेट से ये वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इस स्फेरिकल की स्फेयर की रेडियस बढ़ेगी बैलून की, तो उसकी वॉल्यूम कितनी रेट से इंक्रीज होगी। अगर रेडियस 100 मीटर है तो निकाल दो, dv/dr निकाल दो,
तो dv अपॉन डी आर करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू r इसका डेरिवेटिव करो 4/3 और पाई कॉन्स्टेंट बार 3r², और r का डेरिवेटिव होगा dr अपॉन dt। ठीक है, r का डेरिवेटिव क्या होगा dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देना। dr अपॉन dt की वैल्यू क्या निकल के आएगी, dr अपॉन dt की वैल्यू निकल के आएगी 3 से 3 कट गया 4 पाई, और रेडियस कितना है, रेडियस कितना भाई 100 मीटर, पुट कर दिया 100 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और dr अपॉन dt की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। सो एक बात मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे रही है कि हमें यहाँ पर dv अपॉन dr नहीं लिखना था, हमें यहाँ पर dv अपॉन dt लिखना चाहिए, और इसको ठीक करो, dv अपॉन dt करो इसको। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसका, ठीक, और यहाँ पे r भी वेरिएबल है तो 4/3 पाई कॉन्स्टेंट बार, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3r², और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा dr अपॉन dt। ठीक, अब बिल्कुल ठीक है, इज इट क्लियर। तो इस तरह से भाई हमें डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट करनी थी। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो टेलर्स थ्योरम पे क्वेश्चन पूछता है वो थोड़े अच्छे लेवल के पूछता है, DSSB। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं उठा सकते, समझ रहे हो, बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा इजी क्वेश्चन लेके चलना पड़ता है। इज इट क्लियर। तो टेलर्स थ्योरम की मैं PYQ PDF बनाऊंगा, आप उस PYQ PDF को सोल्व करना, जितने क्वेश्चंस आपसे बन जाए बहुत अच्छी बात है, जो ना बने डाउट ग्रुप में डालना। उनके लिए मैं एक और क्वेश्चंस वाली एक वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट आए आपके उस PDF से आप उनको डाउट ग्रुप में डालना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी कमेंट ना किया हो तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।